इतिहास में आगे जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक सभ्यता थी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा ही स्थापित किया गया था। अगर ईसा पूर्व में बात किया जाए तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इस सभ्यता का समय काल था। और इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलता है तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा। इस सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। उसका भाषा लिपि तो था भावचित्रात्मक, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है अभी तक, इसलिए प्राक ऐतिहासिक उसको कहते हैं। इस सभ्यता को कांस युग में रखा गया है। देखिए, कांस युग कहने का मतलब क्या हुआ, कांसा कैसे बनता है, तांबा प्लस टीन। यानी इस काल में जब सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान थी वर्तमान पाकिस्तान, भारत का राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्रों में, तो उस समय तांबा और टीन का बहुत ज़्यादा यूज होता था। और तांबा टीन के मिलने से ही तो कांसा बनता है। तो मेनली कांसा के बहुत सारे जो बर्तन हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, इसलिए इसको ब्रोंज एज सभ्यता कहा जाता है। इसका खोज किसने किया, तो इस सभ्यता का खोज किया था राय बहादुर दयाराम शाहनी जी ने। और एक चीज़ और, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, तो इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे इस सभ्यता के मुख्य निवासी। चलिए अब कुछ आगे चीज़ों को हम लोग दोस्तों देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन है, यानी सबसे पश्चिम में कौन सा अवशेष मिला है, तो वो है दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे पूर्वी स्थल कौन है जो सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ अवशेष है, आप भी वहाँ जाकर घूम सकते हैं, तो वो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। और सबसे उत्तरी भाग में कौन सा अवशेष मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता का था, तो वो है चिनाव नदी के तट पर अखनूर के नज़दीक मांदा, ये जम्मू कश्मीर में है। और जो सबसे दक्षिण में है गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, ये जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। ये सब साइट्स हैं। साइट्स का मतलब ये पूरा स्थल है, अभी भी अवशेष हैं हमारे पूर्वजों के, आप भी जा कर के देख सकते हैं इन अवशेषों को। चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ गांव नहीं था, ग्राम भी था, लेकिन जो मुख्य भाग था वो शहर ही था। ठीक है, देखिए सैंधव सभ्यता से जो जानकारियाँ मिली हैं उस आधार पर हम यही कह सकते हैं कि बड़े शहरों की संख्या 6 ही था। हालांकि बहुत सारे शहर थे, सैकड़ों शहर था, नो डाउट, बहुत विस्तृत सभ्यता था और बहुत ही विकसित सभ्यता भी था। उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। खैर जो भी हो, बड़े शहरों की संख्या उसमें 6 थी। इसको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। तो दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिला है, यानी 1947 15 अगस्त 1947 के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ से मिले हैं, तो वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात से आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और समझिए, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी इसको क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है वो हड़प्पा ही था। यानी पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमाण मिला वो हड़प्पा से मिला। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए दिया जाता है कि ज़्यादातर जो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह थे। आज भी बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं, एकदम अच्छी अवस्था में ईंटें हैं। आप विश्वास कीजिए 5000 वर्ष पुराना ईंट का अवशेष आज भी है। आप लोग गुजरात जाकर देख भी सकते हैं या गूगल यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का जो साक्ष्य है कालीबंगन से मिला है, कालीबंगन राजस्थान। मोहनजोदड़ो से स्नानागार का प्रमाण मिला है जो सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। स्नानागार जस्ट लाइक स्विमिंग पूल यानी दो तरफ से या कहीं कहीं 3-4 तरफ से रास्ता है नीचे की ओर उतरने का, और एक गड्ढा सा स्थल है जो कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल रहा होगा। अब उसका उद्देश्य क्या था, वो धार्मिक स्थल था या क्या था, वो तो खैर अभी तक पता नहीं चल पाया है। चलिए अब आगे दोस्तों कुछ चीज़ों को देखते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारे पूर्वज थे उनका व्यापार किसके किसके साथ था वो देखते हैं। तो देखिए, ये आयातित वस्तु था, यानी सिंधु क्षेत्र में ये वस्तुएं आती थी। कहाँ से आती थी, तो ये चलिए तांबा को देखते हैं। तांबा कहाँ से आता था, खेतरी तो राजस्थान में ही है, बलूचिस्तान पाकिस्तान, और ये है ओमान जो है वो सऊदी अरब के आसपास का लोकेशन है। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से।
सोना कहाँ से आता था? सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। देखिए सोना अभी भी कर्नाटक में होता है। और टीन अफगानिस्तान और ईरान से। देखिए आप लोग गौर कीजिए, चांदी, सोना, टीन, तीनों में अफगानिस्तान और ईरान है। अफगानिस्तान ईरान, अफगानिस्तान ईरान, चांदी, सोना और टीन में। गोमेद सौराष्ट्र, अभी भी गोमेद सौराष्ट्र से मिलता है। लाजवर्थ मेसोपोटामिया, जिसको आज का इराक बोलते हैं, जबकि सीसा ईरान। चलिए आगे कुछ चीज़ों को दोस्तों हम लोग देखते हैं, और वो है अश्नानागार। अश्नानागार के बारे में हमने जस्ट देखा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक है, सबसे बड़ा। ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। इसका डायमेंशन क्या है, यानी इसका आकार अश्नानागार का, तो वो है 11, 7 और 8। आप लोग याद कर लेंगे, 11, 7, 8, 11, 7, 8 मीटर में है बस। चलिए अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल और कालीबंगन। लोथल से बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों का प्रमाण मिला है, क्योंकि लोथल एक समुद्री मतलब शहर था, बंदरगाह था वहाँ पर। तो बंदरगाही जो स्थल होते हैं वहाँ बहुत सारे चीज़ों का प्रमाण मिलता है, क्योंकि अलग अलग सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों से वहाँ वस्तुएं आती थी विदेशी व्यापार के लिए। आगे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से एक 3 मुख वाले देवता का मूर्ति मिला है। संभवतः वह पशुपतिनाथ होंगे, और उनके चारों तरफ जो पशु हैं वो देखते हैं। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। चलिए आगे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति मिली है। कांसे की, देखिए कांसा का बहुत सारा मूर्ति वगैरह मिला है, इसीलिए तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। चलिए कुछ आगे चीज़ों को देखते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर जो सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंगन मिलता है। मोहर मतलब आप समझते हैं ना, स्टाम्प जनरली रबर का होता है। तो उस समय जो मोहर हुआ करता था वो जनरली सेल खरी का बना होता था, और मोहर पर अभी भी कुछ ना कुछ अंकन रहता ही है। तो उस समय के मोहरों पर एक श्रृंगी यानी एक सींग वाला पशु का अंकन मिलता है। आप खुद बातों को समझिए, मोहर का क्या यूज होता है। मोहर मतलब जनरली कोई आप अटेस्टेड वगैरह कराने जाते हैं तो वहाँ मोहर लगा दिया जाता है, या बिजनेस पर्पज से भी। तो प्राचीन काल में भी कुछ ऐसा ही रहता होगा। चलिए मनका बनाने का कारखाना लोथल एवं चुनहुदरो से मिला है। लोथल से बहुत कुछ मिला है। अगर एग्जामिनेशन में आता है, कुछ आंसर अगर याद नहीं है, अगर तुक्का मारने का नौबत है तो लोथल मार दीजिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति, देखिए अब मान लीजिए 4-5 लाइन है, तो पहला पंक्ति दाएं से बाएं और जो दूसरा है बाएं से दाएं, यानी फिर से पहला लाइन दाएं से बाएं और जो दूसरा लाइन है वो बाएं से दाएं लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया। अब आप कहिएगा ग्रिड पद्धति क्या है? देखिए ग्रिड पद्धति को समझना बहुत ही आसान है। ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे। आप देखते नहीं है शहरों में 90 पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, पूरा एक व्यवस्थित ढंग से पूरा शहर का निर्माण होता है। बहुत सारा ऐसा शहर है भारत में, जैसे कि चंडीगढ़, एकदम व्यवस्थित ढंग से कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, ऐसे 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 ऐसे, बीच बीच में रास्ता है। ये ग्रिड पद्धति कहलाता है। चलिए, घर के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। उस समय के लोग भाई विद्वान थे, हमारे पूर्वज थे, बहुत ही जानकार थे। तो दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की तरफ नहीं खुलता था, पिछवाड़े की तरफ खुलता था। अब जो सड़क है, जाहिर सी बात है, रोड है, धूल है, धक्कर है, उसमें तो बैलगाड़ी चलता होगा, आवाज़ भी करता होगा, तो इसीलिए। लेकिन लोथल एक एक्सेप्शन है। लोथल में जो लोथल शहर था, उसके घर के दरवाजे का जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था। देखिए भाई, ऐसे भी लोथल जो था वो बंदरगाही शहर था। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सिंधु निवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। देखिए सिंधु सभ्यता के जो निवासी हैं, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो आप गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए। आप जैसे कि कालीबंगन में अभी भी घरों का अवशेष है। 5000 वर्ष पुराने घरों का अवशेष आज भी विद्यमान है। किसी भी सभ्यता, इस सभ्यता के किसी भी स्थल पर जाइए, धौलावीरा जाइए, कालीबंगन जाइए, राखीगढ़ी जाइए, हड़प्पा जाइए, कहीं जाइए, और कुछ कंकाल भी मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये हमारे पूर्वजों की कहानी है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला है? बनमाली। देखिए मिट्टी से बना हल का मतलब आप समझ रहे हैं, मिट्टी का हल कौन बनाता है? बच्चे, खिलौने। ये तो खिलौना है ना।
तो यानी कि ये सभ्यता बहुत ही खुशहाल थी, तभी तो खिलौना ज़्यादा मिला है, हथियार मिला ही नहीं है इस सभ्यता में, रेयर। यानी आप समझ सकते हैं ये कितना विकसित सभ्यता था, बस लिपि इसका पढ़ा नहीं गया है। लिपि अगर जिस दिन इसका लिपि को पढ़ा जा सकेगा उस दिन बहुत कुछ राज खुलने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता से। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, यानी अशोक से भी जितना पहले आज से सम्राट अशोक थे, तो सम्राट अशोक से मान लीजिए सम्राट अशोक कितने आज से पहले के होंगे, लगभग 2500, तो उनसे भी 2500 वर्ष पहले की यह सभ्यता थी। तो आप सोच सकते हैं भाई, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, तो इसको तो याद करना है। इससे क्या पता चलता है कि धान की खेती होती होगी। और चावल का पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलता है, लोथल से। एक बात और, मैंने पिछला वीडियो में बताया था चावल का पहला साक्ष्य कोल्डिहिवा से मिला था, लेकिन वो ओवरऑल था, लेकिन ये सिंधु स्थल में है। चलिए तो दोस्तों आगे हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल का खासियत क्या है, तो घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े थे, यहाँ से क्लियर हो गया। तौल की इकाई, यानी माप तौल तो था ना भाई, बिजनेस था, व्यापार था। ऋतिक रोशन का आपने फिल्म देखा होगा मोहनजोदड़ो, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ा हुआ था, तो 16 के अनुपात में था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। उस समय मोटर गाड़ी थोड़ी ही था, आज से 300 साल पहले तक मोटर गाड़ी नहीं था, तो ये तो भाई 5000 वर्ष पहले की बात है। हालांकि मॉडर्न टॉयलेट भी मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में। चलिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, मेसोपोटामिया यानी इराक के बहुत सारे अभिलेख हैं, वहाँ पर मेलुहा शब्द मिला है, और जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि मेलुहा का मतलब सिंधु सभ्यता, यानी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार है या फिर लोग घूमने जाते होंगे मेसोपोटामिया में भी। पिग्गट ने क्या कहा, पिग्गट एक विद्वान थे, इन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी, और जो शासन था वणिक वर्ग यानी बिजनेस क्लास, एलीट क्लास के हाथों में शासन था इस पूरे सभ्यता का, अकॉर्डिंग टू पिग्गट। ये पिग्गट का कहना है। चलिए आगे कुछ चीज़ों को दोस्तों हम लोग देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसका पूजा करते थे। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और वृक्ष पूजा था, शिव पूजा का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ राज खुलने वाला है जिस दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के जो अक्षर हैं, जो लिपि हैं, उसको पढ़ा जाए उस दिन। चलिए खैर कोशिश जारी है इस लिपि को पढ़ने का। उर्वरता की देवी कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो धरती को कहते थे। स्वास्तिक चिन्ह जिसका हम लोग स्वास्तिक पता ही है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, मंदिर का अवशेष अभी तक तो नहीं मिला है। मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृदेवी, अब देखिए जरा इसको जरा शॉर्ट में समझिए। मातृदेवी यानी कि जो कुछ पैदा करे, जो कुछ उत्पादन करे, जैसे कि धरती माँ क्यों कहा गया है, क्योंकि वो कुछ यूनिक सा मतलब ऐसा पैदा करती हैं जिस वजह से जीवन होता है, जैसे कि अनाज उत्पन्न होता है। इसके अलावा महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं, ठीक है। तो देखिए महिलाएं कुछ ऐसा चीज़ पैदा कर रही हैं। अब तो पता है कि जो बच्चों का जन्म होता है उसका पूरा साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, लेकिन उस समय शायद पता नहीं रहा होगा और ये इसको एक लौकिक पारलौकिक चीज़ समझा जाता होगा। इसी वजह से माँ को देवी के समान पूजा गया है और पूजा जाना भी चाहिए। चलिए, पशुओं में कुब्बर वाला सार इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुब्बर वाला सार आज भी हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पूजनीय होता है। चलिए आगे, स्त्री मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी का मूर्ति। बहुत अधिक संख्या में मिट्टी का मूर्ति मिला है महिलाओं का। इससे पता चलता है कि समाज मातृसत्तात्मक था। कहने का मतलब ये हुआ कि समाज में महिलाओं का जो पावर काफ़ी अच्छा खासा था। सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो भाई ठंडा गर्मी उस समय भी था, गर्मी में सूती और ठंडा में ऊनी। मनोरंजन कैसे करते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर, पासा खेलना, तो ये सब तो भाई आपको रटना पड़ेगा। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन, यानी लाल मिट्टी का बर्तन और उस पर काला रंग से डिजाइन, बहुत इनको पसंद था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब आप कहिएगा कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला कि इसका प्रमाण मिला है भाई। तलवार से परिचित ही नहीं थे, यानी कि सभ्यता में लड़ाई झगड़ा का कोई प्रमाण बहुत रेयर मिला है, न के बराबर। यहाँ से बच्चों का खिलौना मिला है, यानी पता चलता है कि कितना खुशहाल सभ्यता था। कालीबंगन राजस्थान में है, एक हड़प्पा कालीन स्थल था। देखिए
सिंधु सभ्यता में बहुत सारे शहरों का प्रमाण मिलता है। जो मैक्सिमम शहर थे वो सामान्यतः 2 भागों में या 3 भागों में विभाजित होते थे। जो सबसे मेन भाग होता था वो ऊंचाई पर होता था और वहाँ पर कुछ घेराबंदी होता था, किलाबंदी होता था, जहाँ पर शहर के हाई क्लास लोग, एलीट क्लास लोग यानी कि बिजनेस घरानों के लोग या शासक वर्ग के लोग रहा करते थे जब वो घेराबंद होता था। जबकि जो कम हाइट पर जो स्थान था उसका घेराबंदी नहीं होता था, वहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। जबकि कालीबंगन में देखिए क्या था, कालीबंगन का विशेषता था कि निचला शहर जहाँ सामान्य लोग रहते थे उसका भी घेराबंदी था। कालीबंगन का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अग्नि पूजा का भी प्रमाण मिला है, जुते हुए खेत का भी प्रमाण मिला है, नक्काशीदार ईंट का भी प्रमाण मिला है कालीबंगन से, और हड़प्पा के पहले का भी प्रमाण मिला है। यानी हड़प्पा काल जो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था उसके पूर्व का भी कुछ प्रमाण यहाँ से मिलता है। चलिए, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी सिंधु सभ्यता में। शवों को जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। देखिए, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। ये तो याद रखना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा ट्रिक भी आपको हम बता सकते हैं। मोहनजोदड़ो जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो नाम से लग रहा थोड़ा हिंदू नाम है। मोहनजोदड़ो ट्रिक के रूप में आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था। लोथल और कालीबंगन में युग में समाधियाँ मिली है। युग मतलब जोड़ों में समाधियाँ मिली हैं, यानी कि उनको दफनाने का बहुत सारा प्रमाण मिला है। और जो कंकाल मिला है उनका डीएनए मैचिंग करके ये भी पता चला है कि उत्तर भारतीय लोगों का डीएनए उनसे मैच करता है। यानी उत्तर भारत के अधिकांश लोग उनके ही पूर्वज हैं, हम और आप सभी लोग। सिंधु सभ्यता का विनाश क्यों हुआ? तो सबसे मेन कारण बाढ़ था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा मतलब आग में पकी हुई मिट्टी। दोस्तों, कुछ आगे चीज़ों को समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, और वो किस नदी के किनारे हैं, वो उसका उत्खननकर्ता कौन है और उसकी वर्तमान स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वर्ष 1921 सबसे पहला स्थल यही है जिसको खोजा गया था। पाकिस्तान का मोंटेगोमरी जिला में पड़ता है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे रखालदास बनर्जी 1922 पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला। तीसरा है चुनहुदरो, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। रो जितना भी होता है ना सब सिंधु नदी के किनारे होगा। तो चुनहुदरो गोपाल मजुमदार 1931 सिंध प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। बीबी लाल और बीके थापर 1953 राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। इसके बाद है दोस्तों कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, ये पाकिस्तान में है। फजल अहमद 1953 पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ के खैरपुर में। रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर रंगनाथ राव और रंगपुर रंगनाथ राव 1953-54 की बात है। गुजरात का काठियावाड़ जिला। तो रंगपुर कहाँ हो गया? रंगपुर हो गया आपका गुजरात। इसके बाद है रोपर सतलज नदी के किनारे है, 1953 से 56 में खोजा गया था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, पाकिस्तान का रोपर जिला में रोपर। चलिए, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव 1955 और 1962 में यहाँ पर उत्खनन हुआ था, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा 1958। कहाँ पर है आलमगीरपुर? तो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। इसके बाद है दोस्तों सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, तो ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स 1927 और 1962 में इसका उत्खनन हुआ, पाकिस्तान में पड़ता है, बस ये याद रखिए। पाकिस्तान का मकरान में समुद्री तट का ये लोकेशन है सुतकांगेडोर। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 हरियाणा का हिसार। तो फिर से बनमाली कहाँ पर है? बनमाली का लोकेशन तो बनमाली रंगोई नदी के किनारे, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा गुजरात में है। आप लोग अभी भी जाकर देख सकते हैं अगर घूमने का मन है, या आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। धौलावीरा का ओरिजिनल साइट्स का वीडियो आपको दिखेगा। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 गुजरात का कच्छ जिला।